Myself Mohammad Hassan Faraz and today we are going to discuss Gauss law. So Gauss law जानने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी चाहिए। पहले टर्मिनोलॉजी आती है एरिया वेक्टर। तो हमने अभी तक पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि एरिया इज ए स्केलर। ऑब्वियस सी बात है, एरिया इज ए स्केलर। लेकिन जब हम डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन टर्म्स ऑफ समथिंग दैट इज पासिंग थ्रू द एरिया, तब वहां पे हम एरिया को वेक्टरली डिफाइन करना चाहते हैं। तो एरिया वेक्टर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया टाइम्स एन कैप। यहां पे एन कैप क्या है? एन कैप है आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल को कैसे समझेंगे? सपोज लेट अस कंसीडर एरिया ए। तो यहां पे एक पॉइंट पी हमने डिफाइन किया। अब यहां पे क्या करना है हमें? इस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है। ये यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को। ठीक है। अगर हम एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया ले ले, सपोज वी आर कंसिडरिंग एन इन्फिनिटली स्मॉल एरिया डी ए, then differential area vector will be the magnitude of that differential area vector times the unit vector. अच्छा, यहाँ पे हम इसको आउटवर्ड नॉर्मल क्यों कहते हैं? तो आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग इसलिए कहते हैं कि सपोज लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस। अब इस स्फेयर पे सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे मुझे एरिया वेक्टर डिफाइन करना है या फिर मुझे एक आउटवर्ड नॉर्मल खींचना है। तो आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। ठीक, यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट आउटवर्ड नॉर्मल। फॉर एग्जांपल इफ इज कंसिडर अ क्यूबिकल सरफेस, सो उस केस में भी हर पॉइंट पे जो मेरा एरिया वेक्टर का आउटवर्ड नॉर्मल है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ दैट एरिया। तो हम एरिया वेक्टर को किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। तो ये बात हो गई एरिया वेक्टर की। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एरिया से पास होती है तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो यहां पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने का मतलब क्या है? सो लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्ररी एरिया। सपोज वी आर कंसीडरिंग एन आर्बिट्ररी एरिया, let this be a circular area, okay, whose radius is suppose a. Okay, now we want to calculate the electric field lines passing through this. Let us consider that the electric field lines in this region is pointing towards plus I direction, plus I direction. Now certain electric field lines are passing through this area. अब यहां पे हमें क्या करना है? उस एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करना है। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, यहां से मैंने आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ किया, तो एरिया वेक्टर कहां होगा? इस जगह। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल एरिया ले लिया। ठीक है, छोटे छोटे एरिया को हमने इसमें तोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें समझना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रही। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए का मतलब क्या है? अगर ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती या फिर एन कैप वॉज पैरेलल टू ई, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक लाइन में है, पैरेलली एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तब उस केस में ई डॉट डी ए क्या होता? ई डॉट डी ए होता ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे हमें पता है जब कोई दो चीजें पैरेलल होती है, दो वेक्टर, तो यहाँ पे थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। सो कॉस
0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा EDA. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जस्ट उसके परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी. अच्छा, मैक्सिमम हम क्यों कह रहे हैं? अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू की, सपोज हमने इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली लग दिया, ठीक है, तो यहां पे अब एन कैप का डायरेक्शन किधर है? ये तो इधर है, यानी डीए का डायरेक्शन इधर होगा. जब हम एन कैप और डीए का डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपस में? एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा. यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और ई डॉट डी ए जो हमारा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री. ठीक है, कॉस 90 डिग्री. तो यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई और हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया 0 हो गया. मतलब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा एरिया वेक्टर है उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जा रही है, नथिंग इज पासिंग थ्रू दैट एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई मिनिमम वैल्यू. तो हम समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है. ठीक है, तो यही हम छोटे छोटे एरिया को जब इंटीग्रेट कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट करके किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है. And this is the actual quantity which gives the number of electric field lines or the field intensity which is passing through that specific area. ठीक है, जब हमने सब सीख लिया तो अब हम चलते हैं गॉस लॉ पे. भाई गॉस लॉ क्या है? ठीक है, तो गॉस लॉ कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, यहां पे क्या मेंशन कर रहा है? क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface, enclosed by that surface, by that surface. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ई डॉट डी ए. लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है क्लोज सरफेस. गॉस लॉ स्टेट्स दैट वी शुड कंसीडर द सरफेस एज क्लोज्ड. मतलब यहां पे जो इंटीग्रल हो जाएगा वो रिप्लेस किससे हो जाएगा? एक सर्कल से. दिस इज द क्लोज इंटीग्रल. बेसिकली हम सरफेसेस को ओवरलैप करके बंद कर दे रहे हैं. ठीक है, तो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस. अब सपोज उस क्लोज सरफेस के अंदर हमने माना कोई एक आर्बिट्रेरी सरफेस, दिस इज अ क्लोज सरफेस. ओके, ये हर तरफ से क्लोज है, 3 डिमेंशन में इमेजिन करो, हर तरफ से क्लोज है. यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q. अब ये Q क्या करेगा? हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करता हुआ दिखेगा, हर डायरेक्शन में. रेडियल डायरेक्शन कहते हैं जिसको. ठीक है, तब क्या होगा? इस सरफेस के अंदर से, दिस इज द सरफेस A, इसके अंदर से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है? ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से. उसी को हम गॉस लॉ में क्या कहते हैं? दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस. ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द. अब यहां पे एक बात समझने वाली ये है कि जो क्लोज सरफेस है वो किसी भी शेप का हो सकता है. तो यहां पे जो हमारी प्रीवियस चीजें थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रीवियसली कैसे फाइंड करते थे? इससे पिछले की क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते थे, फॉर्मूला था हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर. तो ये सब चीजें क्या है, अब हमने एलिमिनेट कर दी है ना. इतना रिगरस वर्क हमें करने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ पे फ्लक्स जो है उसको हम क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए से रिप्लेस कर सकते हैं. जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. So Gauss law is very useful for calculating electric field for certain continuous bodies and continuous body. अब हम बात करते हैं जो गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस. प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस वो क्या है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस. पहली बात तो जो गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए?
क्लोज होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, जो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, उसके हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द व्हाट, सरफेस। मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल। ऐसा हम क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि मेरी जो सरफेस है वो उस चार्ज के अराउंड सिमेट्रिक हो जाए। जैसे हम एक चार्ज लिए, पॉइंट चार्ज, अब इसके अराउंड मुझे एक सिमेट्रिक सरफेस बनानी है, तो हम सोचेंगे थोड़ा सा, वी विल एनालाइज। तो यहाँ पे हमारे जहन में क्या आएगा, एक ऐसी सरफेस जो कि स्फेरिकल हो, है ना। अब जब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और हर पॉइंट पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप क्या होगा, आपस में सेम डायरेक्शन में, क्योंकि एन कैप हर पॉइंट पे किस तरह है, आउटवर्ड नॉर्मल है। तो ये भी एन कैप हर जगह पे एन कैप और ई कैप क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो इस केस में ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी हमें उस सरफेस को क्या बनाना है, बेसिकली सिमेट्रिकल। तो हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है, सरफेस शुड नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्जेस। अब डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रीट चार्जेस मींस कि कुछ चार्जेस है जो आपस में अलाइन नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूअस बॉडी नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे पास करने पे क्या होगा सरफेस, सपोज ये मेरा चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है ना। तो यहाँ से मैं गॉसियन सरफेस पास कराएं, ठीक है, सपोज ये पास कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एट द इंस्टेंट जहाँ पे चार्ज है वहां पे हमने आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं की कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मतलब अभी हम कॉम्प्लेक्स है, उस बात को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसलिए हम उसको उस सरफेस को हम उन चार्जेस से पास नहीं कराते। तो यहाँ पे ये सरफेस इन चार्जेस से पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है वो कंटिन्यूअस बॉडी से पास हो सकती है ना, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है भाई, गॉस लॉ के एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बहुत ही फेमस डेरिवेशन है। इसमें क्या होगा कि हम एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कूलम्स लॉ का डेरिवेशन भी, है ना। भाई जो कूलम्स लॉ में वैल्यू आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया हमने प्लस क्यू। अब क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके अराउंड हम क्या बनाएंगे, वी विल ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस दैट मस्ट बी क्लोज्ड। तो ये हो गई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब ये क्या है, क्लोज्ड है। इस पॉइंट पे अब ये गॉसियन सरफेस स्फीयर है, तो यहाँ पे एक हम स्मॉल डिफरेंशियल एरिया लेते हैं डी ए, ठीक। डी ए वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो डी ए वेक्टर हो गया ये। अब देखो यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा, जस्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू दैट पैरेलल टू द एरिया वेक्टर एट दैट पॉइंट, है ना। तो हम जब स्मॉल डिफरेंशियल एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं, तो मेरा गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी इक्वल्स टू द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। ये डेटा हमें देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो दैट विल बी ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। अब क्योंकि यहाँ पे ई हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हम यूनिफॉर्म ई की बात कर रहे हैं, हर जगह पे ई कांस्टेंट है, हर जगह पे ई कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा, ई को हम बाहर ले सकते हैं एंड रिमेनिंग क्या बचेगा, ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस को हमने रिजॉल्व कर लिया किसमें, अभी हमने बात की कि जब ई और एन कैप पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, ई डॉट डी ए की वैल्यू कितनी होती है, ई डॉट डी ए की वैल्यू होती है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम दैट इज ई डी ए। तो यहाँ पे मैंने डी एस लिख दिया है, तो उसको डी ए कर लेते हैं, डी ए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर फॉर्म में चेंज हो गया ये, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फाइनल रिजल्ट स्केलर आएगा। अब ये चीज क्या है, ये पूरे स्फीयर की एरिया हो गई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉलर एरियाज, उनको हम पूरा क्लोज करके एक फुली
ग्रोन एरिया बना रहे हैं। तो फुली ग्रोन एरिया किसकी होगी यहाँ पे? स्फीयर की। और इस स्फीयर की एरिया क्या होती है? अगर हम बात करें इसका, इस चार्ज का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से, जिस वही क्या होगा? रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा। और उसकी एरिया कितनी होती है? सरफेस एरिया 4πr²। ठीक है। अब यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम 4πr² को उधर भेज सकते हैं। 1/ε0 Q/1/ε0 इंटू 1/4πr²। तो E की वैल्यू क्या हो गई? 1/4πε0 टाइम्स Q/r²। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट कूलम्स लॉ। क्या है ये? कूलम्स लॉ। ठीक है। एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं हम इसका, एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं। लीनियर चार्ज। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बोल भाई। चलना कब है? अरे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। जाना नहीं है नारायणम? अभी जाऊंगा, अभी थोड़ी ना जाना है। कब जाना है? 9 बजे अभी का मुझे मेल है पता ना? नहीं है। 9 बजे का मेल है। 9 बजे का है? हाँ। मैं रिकॉर्ड कर लेता फिर आता हूँ। अच्छा ठीक है। फॉर्मल जाना है वैसे ही? अब मैं तो कुर्ता पजामा ही पहनूंगा, मैं तो कुर्ता पजामा ही पहनूंगा। बोल भाई। हाँ, हम यहाँ पे हैं, क्या नाम है, रूम पे ही हैं। आ जाओ। ठीक है, आते हैं। बोलो भाई। हेलो, अरे हाँ, बोलो। अरे उनका नंबर है हामिद का। हाँ, अमित का है नंबर। हाँ, भेज रहे हैं।